हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडेक्स नंबर्स का चैप्टर उठा रहे थे, जिसमें मैंने आपको टॉपिक बताया था कि हम इंडेक्स नंबर्स को मेजर कैसे करते हैं। दो तरह के मेथड्स पे हमारी बात हुई थी। एक हमारे थे सिंपल मेथड्स, एक हमारे थे वेटेड मेथड्स। सिंपल मेथड्स में भी दो कैटेगरीज थी, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये दोनों मेथड्स मैं आपको पिछली वीडियोज में समझा चुका हूँ। जो आज का हमारा मेथड है वो है वेटेड मेथड्स। और वेटेड में भी दो तरह के मेथड्स आते हैं, एक होते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स, एक होते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स। तो वेटेड वाली में जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स। इनको आज हम कवर करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हम इंडेक्स नंबर्स को यानी कि प्राइस इंडेक्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं कि ये सिंपल वर्ड और ये वेटेड वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्या डिफरेंस है। देखो, जहां पर सिंपल मेथड्स थे, चाहे वो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था, चाहे वो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड था, दोनों ही केस में हम ये एज्यूम करके चल रहे थे कि जिन कमोडिटीज के लिए हम प्राइस के चेंजेस को मेजर कर रहे हैं यानी कि प्राइस इंडेक्स को मेजर कर रहे हैं, उन कमोडिटीज की इंपॉर्टेंस इक्वल है। मान लीजिए उन कमोडिटीज में शूज आ गए, कंज्यूमर और क्या क्या लेता है, शूज लेता है, वीट लेता है, राइस लेता है, बाजरा लेता है, टेलीविजन लेता है। तो वहां पर हम ये मान के चल रहे थे कि कंज्यूमर जो भी परचेज कर रहा है सभी कमोडिटीज की इंपॉर्टेंस इक्वल है। लेकिन आपको पता है एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अब एक आम पर्सन के लिए अगर मैं बात करूं तो वीट यानी कि अनाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू टेलीविजन। उसके लिए क्लोथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एयर कंडीशनर। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि अलग अलग कमोडिटीज की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। तो प्राइस इंडेक्स में भी तो वो इंपॉर्टेंस दिखनी चाहिए ना, क्योंकि देखो जो कमोडिटी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उसका प्राइस चेंज हो रहा है तो वो मुझे ज्यादा अफेक्ट करेगा, और जो कमोडिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अगर उसका प्राइस चेंज हो भी रहा है तो वो मुझे ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो कमोडिटी कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है उसका अफेक्ट ज्यादा आए प्राइस इंडेक्स में, हम यूज करते हैं वेट्स का। तो जिन मेथड्स में वेट्स का यूज किया जाता है कमोडिटीज की रिलेटिव इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए, ऐसे मेथड्स को हम बोलते हैं वेटेड मेथड्स। और वेटेड मेथड्स में भी दो कैटेगरीज है, मैंने आपको बताया, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। लेकिन जो आज हम बात करेंगे वो पहली कैटेगरी की बात करेंगे, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स। देखो, एज पर दिस मेथड जो हम वेट्स यूज करते हैं कमोडिटीज की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए, अब सवाल ये उठता है कि वेट्स हम कैसे निकालेंगे। मैंने कहा ना, वेट्स का मतलब क्या है कि हम कमोडिटीज की इंपॉर्टेंस को दिखाना चाह रहे हैं। अब इंपॉर्टेंस निकालने का तरीका क्या है, हो सकता है कोई गुड कंज्यूमर 1 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कंज्यूमर 2 के लिए वो कम इंपॉर्टेंट हो, और कोई और कैटेगरी ऐसी हो जो कंज्यूमर 2 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कंज्यूमर 1 के लिए कम इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, तो इंपॉर्टेंस निकालने का तरीका ये है इस मेथड के हिसाब से कि आप ये चेक कर लो कि उस गुड्स की जिसकी इंपॉर्टेंस मैं निकालना चाह रहा हूं उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज हुई है। ठीक है, क्वांटिटी कितनी परचेज हुई है मतलब, अब 2 ईयर्स में हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था, एक हमारा होता है बेस ईयर, एक हमारा होता है करंट ईयर। जब मैं बेस ईयर की बात करता हूं तो बेस ईयर में भी 2 चीजों की बात होती है कि बेस ईयर में गुड्स का प्राइस कितना था, जिसको हम डिनोट करते हैं P0 से। P0 मींस प्राइस ऑफ द गुड इन बेस ईयर। ठीक है, और बेस ईयर में क्वांटिटी कितनी है उसको हम डिनोट करते हैं Q0 से, यानी बेस ईयर में गुड्स की क्वांटिटी कितनी कंज्यूम हुई उसके लिए सिंबल यूज होता है Q0, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है। और जो करंट ईयर है उसमें अगर प्राइस की बात करूं तो सिंबल यूज होता है P1। करंट ईयर का मतलब है जिसके लिए मैं इंडेक्स को मेजर कर रहा हूं, और बेस ईयर का मतलब है जिससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो करंट ईयर में अगर प्राइस की बात करूं तो सिंबल है P1, और करंट ईयर की क्वांटिटी कंज्यूम जो होती है उसका सिंबल है Q1। अब कोई गुड जितना ज्यादा कंज्यूम होगा, जितनी क्वांटिटी उसकी ज्यादा परचेज होगी, इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये मेथड कहता है कि आप क्वांटिटी कंज्यूम्ड देख लो, जिस गुड्स की क्वांटिटी कंज्यूम ज्यादा है उसको उतना ही वेट दे दो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन सवाल ये उठता है, यहां हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर जिसको मैं बोलता हूं Q0, और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर जिसको मैं बोलता हूं Q1। तो अब किसके अकॉर्डिंग वेट दूं, Q0 के अकॉर्डिंग वेट दूं या Q1 के अकॉर्डिंग वेट्स दूं, ये कहना मुश्किल है। तो इस पे ही, इसके मतलब इसी पॉइंट पे हमारे 6 स्कॉलर्स हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। वो 6 स्कॉलर्स में कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट मानते हैं,
कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मान के चलते हैं, और कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो इनके किसी कॉम्बिनेशन को वेट मान के चलते हैं, मतलब वो Q0 का भी यूज करते हैं और Q1 का भी यूज करते हैं, उस अकॉर्डिंग वेट्स देते हैं। ठीक है, तो वो जो 6 पर्सन हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनके नाम मैं आपको बताऊंगा, और वो किस किस चीज को वेट मानते हैं, उसी अकॉर्डिंग उनका इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप जब समझेंगे तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब देखो, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में 6 स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आएगा, जिनमें कुछ स्कॉलर्स बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट मानेंगे, कुछ स्कॉलर्स करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मानेंगे, और कुछ स्कॉलर्स ऐसे होंगे जो दोनों ईयर की क्वांटिटी के किसी कॉम्बिनेशन को वेट मानेंगे। अब वो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्कॉलर की, जिनका नाम है लेस्पियर। क्या नाम है? लेस्पियर। इनको मैं एल से डिनोट कर देता हूं, स्पेलिंग आपकी बुक में होगी, चलिए मैं लिख देता हूं, LASPEYRES, लेस्पियर। अब लेस्पियर का मेथड है तो लेस्पियर्स मेथड, मतलब कहने का भाव। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जो आपकी बेस ईयर की क्वांटिटी है ना, यानी कि Q0, उसको आपको वेट मानना है। यानी बेस ईयर में जो कमोडिटी जितनी ज्यादा कंज्यूम हुई थी, उसी अकॉर्डिंग हमने कमोडिटी की इंपॉर्टेंस दिखानी है। तो यहां पर जो वेट माना जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑफ कोर्स Q0 के अकॉर्डिंग होगा। तो ये Q0 को वेट मान के चलता है। अब मेथड का नाम क्या है? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अब आपको मैं अगर याद दिलाऊं, जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में फॉर्मूला था सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू में 100। यानी हम करते क्या थे? करंट ईयर के प्राइसेस का टोटल करते थे, यानी कि P1 का टोटल डिवाइड करते थे बेस ईयर के प्राइसेस के टोटल से, यानी कि समेशन ऑफ P0, और इनकी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते थे 100 से। ये हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था। लेकिन मैंने कहा था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स में वेट यूज नहीं हुए थे, लेकिन जो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है इसमें वेट्स यूज होंगे। तो इसमें सिर्फ इस फॉर्मूले में मुझे इतना ही चेंज करना है कि इसमें वेट्स का इफेक्ट डालना है। अब जो स्कॉलर जो वेट देगा वही इफेक्ट इस फॉर्मूले में आता चला जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, लेस्पियर जो है वो कहते हैं कि वेट मानना है Q0 को, यानी कि बेस ईयर क्वांटिटी को। तो इस ईयर में जो प्राइजेस लिए मैंने करंट ईयर के या बेस ईयर के, सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर की क्वांटिटी से, यानी कि Q0 से, जिसको मैंने वेट माना है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा मैं बताता हूं। यानी ये फॉर्मूला जो है ये ऐसे बन जाएगा, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100। आपको ये कैसे बना? ये जो सिग्मा P1 था, यानी जो P1 था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया Q0 से। ये रहा देखो Q0, क्योंकि मैंने इसी को वेट माना हुआ है मेथड में। फिर P0 नीचे था, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया Q0 से। अगेन वही रीजन, क्योंकि वेट हमारा क्या है? Q0 है। तो यानी कि फॉर्मूला वही है, सिर्फ उसमें वेट का इफेक्ट डालने के लिए जिसको भी मैं वेट मान रहा हूं उसको मैं फॉर्मूले में ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां मेरा वेट Q0 था, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, सिग्मा P1 सेम साथ में क्या लगा दिया? Q0। नीचे सिग्मा P0 था, साथ क्या लगा दिया? Q0 इंटू में 100। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 वैल्यूज दी होंगी, करंट ईयर के प्राइसेस, बेस ईयर के प्राइसेस, करंट ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर की क्वांटिटी, P1 P0 Q1 Q0। अब अगर लेस्पियर मेथड से आपको इंडेक्स नंबर निकालने को बोलता है तो आपको क्या करना है? सिग्मा P1 Q0। अब सिग्मा का मतलब होता है टोटल, तो ये तो बाद में करेंगे। यहां पर टर्म क्या है? P1 Q0। इसका मतलब जो करंट ईयर के प्राइसेस होंगे उसका जो कॉलम होगा, आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे Q0 से, क्योंकि ऊपर क्या है? P1 Q0। मान लो P1 दे रखा है 2 3, Q0 दे रखा है 1 और 2, तो आप क्या करोगे? P1 इंटू Q0, यानी 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8। तो ये हमारा आ जाएगा सिग्मा P1 Q0। ये आप ऊपर लिख दोगे। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। और नीचे क्या आएगा? सिग्मा P0 Q0, मतलब जो बेस ईयर का प्राइस है यानी कि P0, और जो बेस ईयर की क्वांटिटी है दैट इज Q0, उनको आपस में क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई, P0 इंटू Q0। उनकी जो वैल्यूज आएंगी उनका टोटल यहां लिख दोगे, क्योंकि मुझे लिखना है समेशन ऑफ P0 Q0। समेशन मतलब टोटल, जैसे इसका टोटल किया था वैसे ही जो P0 Q0 का कॉलम बनेगा उसका भी आप टोटल करोगे, उसको आप यहां लिख दोगे और मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल, लेस्पियर मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100। ठीक है,
तो ये हमारा लेस्पियर मेथड है। लेस्पियर मेथड देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता हो कि लेस्पियर ने Q0 को वेट माना था, दैट्स वाई हमने जो बेसिक फॉर्मूला था एग्रीगेटिव मेथड का उसके साथ सिर्फ Q0 लगा दिया। बेसिक फॉर्मूला ये था, तो हमने क्या किया, P1 के साथ भी Q0 लगा दिया और P0 के साथ भी Q0 लगा दिया, क्योंकि इस मेथड में जो वेट्स हैं वो क्या है, Q0, दैट इज द बेस ईयर क्वांटिटी, उसको एज अ वेट यूज किया है। ठीक है, अब देखो पहला समझ में आ गया, अब आपको जो आगे वाले हैं वो और जल्दी समझ में आएंगे, क्योंकि अब आपको बेसिक पता लग गया कि मुझे बेसिक फॉर्मूला में चेंज करना है, बाकी सब तो सेम ही है। ठीक है, तो अगले मेथड की बात करता हूं। तो पहले हमारे कौन थे इसमें, लेस्पियर जी। लेस्पियर के बाद बात करते हैं सेकंड जो है हमारे, वो है पाश्चे जी। पाश्चे जी क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं लेस्पियर से सहमत नहीं हूं। वो कहते हैं कि लेस्पियर का मानना यह था कि बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट मानो। पाश्चे कहते हैं ना भाई मैं नहीं मानता बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट, ये कहते हैं मैं अपने हिसाब से चलूंगा और मैं जो है करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मानूंगा। अब आपको पता है करंट ईयर की क्वांटिटी जो होती है उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल होता है Q1। वन मतलब करंट ईयर, Q मतलब क्वांटिटी। तो इन्होंने कहा कि Q0 की जगह आप किसको वेट मानोगे, Q1 को। अब जब Q1 एज अ वेट यूज होगा तो फॉर्मूले में जहां मैंने पहले Q0 से मल्टीप्लाई किया था लेस्पियर वाले केस में, वहां पर अब उसकी जगह क्या आएगा, Q1 आएगा। बस इतना फर्क है, यानी फॉर्मूले में यहां पर P1 के साथ भी Q1 लग जाएगा और P0 के साथ भी Q1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू में 100। आई थिंक मीनिंग आप समझ गए होंगे कि करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी का जो कॉलम होगा P1 इंटू Q1, उनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो उनका टोटल होगा समेशन वो यहां पे लिख देना है, और नीचे बेस ईयर के प्राइजेस को P0 को करंट ईयर की क्वांटिटी Q1 से मल्टीप्लाई करना है, उस कॉलम का जो टोटल आएगा वो यहां लिख देना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ये हमारा पाश्चे मेथड है। ठीक है, यानी कि फर्क सिर्फ इतना ही है, लेस्पियर ने कहा था कि Q0 को वेट मानना है, पाश्चे कहता है कि Q1 को वेट मानना है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि जहां जहां हमने लेस्पियर में Q0 लगाया था वहां वहां क्या लगा दिया, Q1 लगा दिया, इसे फॉर्मूले में चेंज कर दिया, इसके साथ Q1 अटैच हो गया, P1 Q1 P0 Q1। ठीक है, ये हो गया पाश्चे का मेथड। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया वेटेड एग्रीगेटिव में। वेटेड एग्रीगेटिव में 6 स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने आपको बताया था, 2 का बता चुका हूं, लेस्पियर का भी और पाश्चे का भी। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जो हमारा तीसरा मेथड है वो है फिशर्स मेथड। फिशर मछली नहीं है, किसी का नाम है फिशर, तो फिशर का मेथड इसलिए फिशर्स मेथड। ये कहते हैं कि भैया देखो लेस्पियर भी पूरी तरह ठीक नहीं है, पाश्चे भी पूरी तरह ठीक नहीं है, ना तो Q0 को वेट मानेंगे ना Q1 को वेट मानेंगे। वो कहता है एक काम करो, लेस्पियर का फॉर्मूला भी उठा लो, पाश्चे का फॉर्मूला भी उठा लो और दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो, जो आंसर आएगा उसी को इंडेक्स नंबर कह देंगे। यानी ये चाहता है फिशर कि लेस्पियर वाला इफेक्ट भी आ जाए, Q0 का इफेक्ट भी आ जाए, और जो पाश्चे वाला इफेक्ट था Q1 का वो इफेक्ट भी आ जाए, और दोनों के इफेक्ट से जो आंसर आए वो मेरा इंडेक्स नंबर हो। तो फिशर कहते हैं कि दोनों मेथड उठाओ, उन दोनों का जो जो आंसर आया था उनका आप ज्योमेट्रिक मीन कर दो। यानी ये सिंपली क्या कह रहे हैं, ये सिंपली कह रहे हैं कि आप लेस्पियर को उठाओ, लेस्पियर के फॉर्मूले से आंसर निकालो, फिर पाश्चे के फॉर्मूले से आंसर निकालो, उनका ज्योमेट्रिक मीन कर दो। अब ज्योमेट्रिक मीन करने का मतलब होता है जब भी हम n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कर रहे हैं तो उन n नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका nth रूट ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां तो मेरे पास 2 ही नंबर हैं, एक लेस्पियर और एक पाश्चे, 2 आंसर मेरे पास हैं, तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो 2 नंबर्स का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, और नंबर 2 ही है, यानी कि यहाँ पे n2 है, तो nth रूट मतलब सेकंड रूट मतलब स्क्वायर रूट, यानी कि मुझे लेस्पियर इंटू पाश्चे करके उनको मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। यही हमारा फिशर्स मेथड है। अब इसको फॉर्मूला वाइज लिखोगे तो लिख के देखो, आपको पता है लेस्पियर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, लेस्पियर का फॉर्मूला था सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100, और जो पाश्चे का फॉर्मूला था, पाश्चे का फॉर्मूला था सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू में 100। अब कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार मल्टीप्लाई में है तो वो 1 बार बाहर आ जाता है, आपको पता है। तो मैं क्या करूंगा, ये 200 है, देखो मेरे पास एक ये रहा और एक ये रहा, तो इस 100 को मैं बाहर ले लूंगा। ठीक है, आपको पता है पेयर्स बाहर आते हैं स्क्वायर रूट से, तो जब 200 थे तो स्क्वायर रूट से बाहर कितना आएगा, 1 ही 100 आएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है।
फिशर का, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू में 100। किया कुछ भी नहीं है, ये लेस्पेयर वाला फॉर्मूला डाला, ये पाशे वाला डाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट की और 100 से बाहर कर दिया मल्टीप्लाई। ये आपका फॉर्मूला है टू फाइंड आउट इंडेक्स नंबर एज पर द फिशर्स मेथड। ठीक है, देखो अब ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर लेस्पेयर आपको याद है, पाशे आपको याद है, तो सिर्फ उनका ज्योमेट्रिक मीनिंग तो करना है। मान लो आपने, अगर अब पेपर में मान लो आपको ये चीज भी याद न रहे, तो लेस्पेयर का जो आपको आंसर आया था, सपोज लेस्पेयर का आंसर आपका 125 आया और पाशे का सपोज आपका आंसर 175 आया, तो लेस्पेयर का वैल्यू ले लो जो कि L है, पाशे की वैल्यू ले लो जो कि 175 है हमारे एग्जांपल में, आपस में कर दो मल्टीप्लाई और कर दो स्क्वायर रूट, इससे भी आंसर निकाल सकते हो। बस आपको वैल्यू जाननी है यहाँ लेस्पेयर की और यहाँ पे पाशे की। अदरवाइज फॉर्मूले में भी डालो, तो मैंने ये क्या किया, ये लेस्पेयर का फॉर्मूला ही तो है और ये पाशे का फॉर्मूला ही तो है, और जो 100 दोनों में था वो 100 बाहर आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट में पेयर्स में एक बाहर आता है। दैट्स ऑल, फॉर्मूला बन गया फिशर का। तो ये हमारा फिशर जो है, ये हमारा थर्ड मेथड। फिशर के बाद जो अगला पॉइंट ऑफ व्यू है वो है डॉर्बिश एंड बाउले का, यानी कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू में जो हमारा चौथा पॉइंट ऑफ व्यू है, डी पार्ट, वो है डॉर्बिश एंड बाउले। स्पेलिंग एक बार देख लेना, वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये स्पेलिंग है, हाँ जी ये स्पेलिंग है। ये दो पर्सन है डॉर्बिश एंड बाउले। इन्होंने कहा कि यार फिशर ने ज्योमेट्रिक मीन लिया है लेस्पेयर और पाशे का, तो हम क्या करते हैं, हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं लेते, हम अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं। अब अर्थमेटिक मीन वही मीन है जो आप बचपन से निकालते आए हो। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी सिंपल से का मतलब क्या हुआ कि जिसका भी आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है उन सारी वैल्यूज को जोड़ दो और वो जितनी गिनती में है उससे डिवाइड कर दो। सपोज आपके पास 3 वैल्यूज हैं, 2, 3 और 4, इनका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो आप क्या करते हो, 2 + 3 + 4 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी है, 1, 2, 3, तो आंसर आ जाएगा ऊपर तीनों का प्लस और नीचे 3, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9/3 आंसर क्या आ जाएगा 3। यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब डॉर्बिश एंड बाउले ने कहा था कि जो लेस्पेयर और पाशे का मेथड होगा ना, लेस्पेयर और पाशे का जो आंसर आया है मुझे उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। यानी मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, एक आंसर लेस्पेयर का आया होगा और एक आंसर मेरे पास पाशे के मेथड से आया होगा। इन दोनों का अगर मैं अर्थमेटिक मीन कर दूं तो जो आंसर आएगा वो आंसर होगा एज पर द डॉर्बिश एंड बाउले मेथड। तो लेस्पेयर का आंसर आपके पास आ चुका है, पाशे का आ चुका है, 2 नंबर्स हैं, दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि L + P को जोड़ दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1, 2, तो डिवाइड कर दोगे आप 2 से, आंसर आ गया L + P/2। यही फॉर्मूला है डॉर्बिश एंड बाउले का। अब जहां L होता है, L की जगह L रख दो, P की जगह P रख दो। आपको पता है लेस्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100, और पाशे का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू में 100 और डिवाइड बाय 2। अब इसमें ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, दोनों में 100 कॉमन है, तो 100 को मैं बाहर ले सकता हूं, ठीक है, उस साइड बाहर ले लूंगा। चलो मैंने यहां ले लिया बाहर, क्या बन गया फॉर्मूला, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 और बीच में प्लस ये सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 और नीचे 2 एज इट इज। ठीक है, तो ये आपका डॉर्बिश एंड बाउले का फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, इसने सिंपली जो हमारे लेस्पेयर और पाशे का मेथड था उनसे जो आंसर्स आए थे उनका अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। L + P/2, L मतलब लेस्पेयर, P मतलब पाशे, L + P/2 और L की वैल्यू आपको पता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 होती है, जो कि मैंने यहाँ रख दी। और पाशे की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू में 100 और डिवाइड बाय 2। 100 दोनों में कॉमन आ गया, बाहर लिख दिया, फॉर्मूला ये बच गया। ठीक है जी, आई होप क्लियर हो गया होगा। फाइन, तो ये डॉर्बिश एंड बाउले है। अब ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको एग्जाम में इसका फॉर्मूला यूज करना पड़े आपको पता है फॉर्मूला क्या है, L + P/2। अगर L याद है, P याद है तो बस वैल्यूज डालनी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये फोर्थ मेथड हो गया
मतलब वेटेड एग्रीगेटिव कैटेगरी में चौथा जो पॉइंट ऑफ व्यू था डॉर्बिश एंड बाउले का वो हो गया। फिर मैं पांचवें पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूं। पांचवा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो है मार्शल एजवर्थ का। अब मार्शल एजवर्थ थोड़ा अलग चलते हैं। वो कहते हैं भाई देखो, लेस्पेयर ने अपनी बात करी, पाशे ने अपनी बात करी, फिशर ने उन दोनों का ही ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया, डॉर्बिश एंड बाउले ने उन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। तो मार्शल कहता नहीं, मैं इनमें से कुछ नहीं करूंगा, मैं करंट ईयर क्वांटिटी यानी कि Q1 और बेस ईयर क्वांटिटी यानी कि Q0 इन दोनों को जोड़ देता हूं। यानी कमोडिटी जो भी है जिसके रिगार्डिंग इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं उसकी करंट ईयर कंजप्शन जो है, सॉरी बेस ईयर कंजप्शन जो है और करंट ईयर कंजप्शन जो है Q1, Q0 और Q1 इन दोनों को जोड़ दो। जो आंसर आएगा उसी को उस कमोडिटी का वेट मान लो। ठीक है, ये मेथड किसका है? ये मेथड है मार्शल एजवर्थ का। मैं शॉर्ट में मार्शल लिख रहा हूं, समझ जाना, मार्शल एजवर्थ उनका ये मेथड है। क्या बोला उन्होंने कि जो भी कम्युनिटी का आप वेट डिसाइड करना है, सिंपल तरीका है कि ये चेक कर लो वो करंट ईयर में कितना कंज्यूम हुई Q1, बेस ईयर में कितना कंज्यूम हुई Q0, उनका टोटल कर दो और वही आपका वेट हो जाएगा, उसी को वेट के तौर पे यूज कर लो। सपोज मैं वीट की बात कर रहा हूं, मान लो Q0 है 25 किलो कि करंट बेस ईयर में वो 25 किलो यूज हुआ और Q1 मान लो है 40 किलो, इसका मतलब करंट ईयर में वो कितना यूज हुआ 40 किलो। तो वेट कितना बनेगा इस क्वांटिटी का? वेट बनेगा 25 + 40 मतलब कितना बन गया 65। इसको एज अ वेट मान के हम इंडेक्स नंबर निकाल देंगे। यानी अब अगर मैं बेसिक फॉर्मूले में चेंज करूं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था? हमारा बेसिक फॉर्मूला जो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का वो ये है, सिग्मा P1 ओवर सिग्मा P0 इंटू में 100। ठीक है, अब मुझे वेट किसको मानना है? अभी बताया Q0 + Q1, इसको मुझे लेके चलना है एज माय वेट। तो इसको अगर मैं वेट लेके चलूंगा इसका मतलब मुझे इसी से मल्टीप्लाई करना है यहां पर भी और इसी से मल्टीप्लाई करना है यहां पर भी, क्योंकि जिसको भी मैं वेट मानता हूं अपने मेथड में उसी से मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर भी और नीचे भी। तो कर दो, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा P1 ब्रैकेट में Q0 + Q1, क्योंकि यही हमारा वेट है। ठीक है ना, और नीचे बन जाएगा सिग्मा P0 और ब्रैकेट में यही वेट Q0 + Q1 इंटू में 100। ठीक है, अब जो हमारा ये है Q0 + Q1, ठीक है, इसकी अगर ब्रैकेट खोल दें तो कैसे बनेगा? ये सिग्मा कमांड लग जाएगा, ये बन जाएगा P1 Q0, ये बन जाएगा P1 Q1। तो वही लिख रहा हूं, सिग्मा P1 Q0 बीच में प्लस, फिर सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P1 Q1 और डिवाइड में ब्रैकेट खोल दो नीचे भी, सिग्मा P0 Q0, ये बन जाएगा सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1, P0 Q1, सिग्मा P0 Q1 इंटू में 100। यही फॉर्मूला है मार्शल एजवर्थ का। देखो ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया। आप बस इतना याद रखो कि मार्शल एजवर्थ ने इसको वेट माना था Q0 + Q1 को, और उसी वेट को आपने फॉर्मूले में रिप्लेस करना है। यानी कि ये जो सिंपल फॉर्मूला है इसके साथ वेट अटैच कर दो, P1 के साथ भी वेट मल्टीप्लाई कर दो और P0 के साथ भी वेट को मल्टीप्लाई कर दो, फिर ब्रैकेट खोल दो, P1 Q0 P1 Q1, P0 Q0 और P0 Q1, सबका सिग्मा ले लो मल्टीप्लाई बाय 100। बस ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा मार्शल एजवर्थ का। ठीक है जी, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कैली मेथड। बस ये लास्ट मेथड है और सबसे सिंपल मेथड यही है। कैले कहता है यार सब कुछ करके देख लिया पिछले राइटर्स ने, लेस्पियर ने Q0 को वेट मान लिया, पाशे ने Q1 को मान लिया, फिशर ने उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया, डॉर्बिश एंड बाउले ने उनका अर्थमेटिक मीन निकाल दिया, मार्शल साहब ने उनकी Q0 + Q1 को वेट मान लिया। कैले कहता सब कुछ छोड़ो यार, हम क्वांटिटी में भेदभाव ही नहीं करते, हम नहीं कहते Q0 क्या है Q1 क्या है। ये कहता ना ये काम करो ही मत, इसको काटा मारो। वो कहता है एक कोई भी क्वांटिटी ले लो, जरूरी नहीं है बेस ईयर की हो, जरूरी नहीं है करंट ईयर की हो, जो भी क्वांटिटी अवेलेबल हो। लाइक अगर आप क्वेश्चन में बात करो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो जो क्वांटिटी दे रखी है उसी को आप वेट मान लो। यानी ना Q0 कहेंगे इसको ना Q1, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बेस ईयर की हो या करंट ईयर की हो, जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है उसको वेट मान लो। तो चलो इसको वेट मान लेते हैं। अब फॉर्मूला क्या था? सिग्मा P1 / सिग्मा P0 इंटू 100। ये फॉर्मूला है एज पर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अगर इसी से मुझे बनाना है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का कैले मेथड, तो कैले ने कहा है कि Q को क्या मानोगे आप? वेट। तो जहां जहां वेट का काम है वहां Q लगा दो। अब वेट की एडजस्टमेंट क्या होती है?
ऊपर भी वेट से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा P1 क्यू, क्योंकि क्यू हमारा यहाँ पे वेट है, अपॉन सिग्मा P0 क्यू इंटू में 100। बस ये कैले मेथड बन गया, सिग्मा P1 क्यू अपॉन सिग्मा P0 क्यू इंटू 100। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो सिर्फ क्वांटिटी स्पेसिफाई करता है, क्लियर नहीं हो पाता किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि वो बेस ईयर की क्वांटिटी है, करंट ईयर की क्वांटिटी है, और आपको बोलता है सूटेबल फॉर्मूला लगा के वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का आप इंडेक्स नंबर निकाल दो। तो आपको कैसे पता लगेगा, आपको पता लग गया कि ना ये बेस ईयर की क्वांटिटी है ना करंट ईयर की क्वांटिटी है, और किसी तरीके से पता लग भी नहीं पा रहा, इसका मतलब मुझे कैले का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सिग्मा P1 क्यू अपॉन सिग्मा P0 क्यू इंटू में 100, बस खत्म। ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा कैले का मेथड है, कैले, इनका नाम कैले है, नाम याद रखना, KELLY इनका फॉर्मूला है। ठीक है, तो फटाफट से एक बार हम ये देखते हैं कि फॉर्मूला क्या थे। अब फॉर्मूला से आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वेट याद रखो और फॉर्मूले में रिप्लेस करते जाओ। अगर पाशे की बात करूं तो वेट क्या था, Q0, तो फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100। यानी कि आपने सिर्फ इसके साथ वेट लगा दिया, जो सॉरी लेस्पेयर का मेथड था, माफ कीजिए, लेस्पेयर में Q0 वेट था, और जो पाशे था, पाशे ने कौन सा वेट यूज किया, Q1, तो पाशे का फॉर्मूला बन गया सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू में 100, क्योंकि उसने Q1 को वेट माना था तो यहाँ पे Q1 आ गया, इसने Q0 को वेट माना था तो Q0 आ गया। फिशर ने क्या किया, फिशर ने लेस्पेयर और पाशे को उठाया और उनका रूट बना दिया, बस आप पुट कर देना, लेस्पेयर की वैल्यू ये है, पाशे की वैल्यू ये है। डॉर्बिश एंड बाउले ने क्या किया था जी, ये फिशर का, डॉर्बिश एंड बाउले ने इनका अर्थमेटिक मीन कर दिया, किसका, लेस्पेयर और पाशे का, तो अर्थमेटिक मीन ऐसे निकल जाएगा L प्लस P अपॉन 2। अच्छा, मार्शल साहब ने क्या किया था, मार्शल साहब ने Q0 प्लस Q1 को माना था वेट, तो फॉर्मूला क्या बन गया था, सिग्मा P1 ब्रैकेट में हमने लिख दिया था Q0 प्लस Q1 और नीचे सिग्मा P0, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला तो यही है P1 अपॉन P0, उसके बाद ब्रैकेट में आ गया Q0 प्लस Q1 इंटू में 100, फिर हमने ब्रैकेट खोल दी थी P1 Q0 P1 Q1 P0 Q0 P0 Q1, वो तो आप कर लेना। और लास्ट हमारा जो है वो है कैले का मेथड। कैले ने कहा कि भैया क्यू को वेट मान लो, बस बात खत्म। तो अगर क्यू को वेट मानोगे तो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा P1 क्यू अपॉन सिग्मा P0 क्यू इंटू में 100, बस दैट्स ऑल। ये सारी समरी है इसकी, ये लेस्पेयर का फॉर्मूला, ये पाशे का, ये फिशर का, ये डॉर्बिश एंड बाउले का, ये मार्शल का और ये कैले का। समाप्त, फॉर्मूला समाप्त हो गया। अब सिर्फ कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया सारा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको फटाफट से एग्जाम में उसको आप अटेम्प्ट कर सको। और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान रखना, अगर इंडेक्स नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा इन्हीं मेथड से आता है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से। वो ये चेक करते हैं कि आपको ये 6 के 6 पता है या नहीं पता, अक्सर क्वेश्चन इनमें से आता है, तो इसको बहुत ध्यान से करना। अब एक क्वेश्चन में आपको एग्जांपल दे देता हूं, फटाफट से सोल्व करते हैं। आपके सामने 4 कमोडिटीज दे रखी हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों के प्राइसेस गिवन है और क्वांटिटीज गिवन है 2 ईयर्स में। पहला ईयर है 1995, दूसरा ईयर है 1996। अब 1995 आपका बेस ईयर है, 1996 आपका करंट ईयर है। इसके लिए मैं इंडेक्स नंबर निकाल रहा हूं, इसलिए करंट ईयर है, और जिससे कंपैरिजन कर रहा हूं 1995 वो बेस ईयर है। चलिए, तो बेस ईयर में जो प्राइसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं P0 और क्वांटिटी को बोलते हैं Q0, और जो करंट ईयर के प्राइसेस होते हैं उसको बोलते हैं P1, क्वांटिटी को बोलते हैं Q1। तो वही लिख रहा हूं मैं। बेस ईयर के प्राइसेस दे रखे हैं 2, 5, 4 और 2, और जो क्वांटिटी दे रखी है बेस ईयर की वो दे रखी है 8, 10, 14, 19, और जो करंट ईयर है उसमें जो प्राइसेस दे रखे हैं वो हैं 4, 6, 5 और 2, और जो करंट ईयर की क्वांटिटी है वो है 6, 5, 10 और 15। अब डाटा ध्यान से देखो, आपके पास P0 भी है, Q0 भी है, P1 भी है, Q1 भी है। 4 चीजें आपको दे रखी हैं। आपको बोला है कि सिर्फ इंडेक्स नंबर निकाल दो उन सभी मेथड से जो हमने अब तक पढ़े हैं, तो फटाफट से निकालते हैं। अब सभी मेथड्स में आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि 4 वैल्यूज की जरूरत है हमें। अगर 4 वैल्यूज हमारे पास हो तो हम 6 के 6 मेथड्स का आंसर निकाल सकते हैं। वो 4 वैल्यूज कौन सी हैं, ध्यान से देखना। सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P0 Q1, सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P1 Q1। अगर ये 4 वैल्यूज मेरे पास हैं तो जो वेटेड एग्रीगेटिव में मुझसे कोई भी पूछ ले, चाहे लेस्पियर, चाहे पाशे, चाहे फिशर, चाहे कोई भी, मैं सारे निकाल सकता हूं, क्योंकि उन सभी फॉर्मूलाज के अंदर इन चारों टर्म्स का यूज हुआ है। इसके अलावा एक 100 यूज हुआ है और कुछ भी यूज
नहीं हुआ। तो कहने का भाव ये है, ये 4 वैल्यूज मुझे निकालनी है, तो फटाफट से निकालते हैं। अब पहली वैल्यू क्या है, P0 इंटू Q0, यानी बेस ईयर प्राइस इंटू बेस ईयर प्राइस इंटू बेस ईयर क्वांटिटी, तो वो निकाल लेते हैं। यहां मैंने निकाल दिया P0 इंटू Q0, यानी ये इंटू ये निकालना। देखो P0 Q0 इनका प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 8 16, 5 इंटू 10 50, 4 इंटू 14 56, 2 इंटू 19 38, ये आ गया P0 Q0। फिर आपको चाहिए P0 Q1। अब P0 Q1 का मतलब क्या है, यानी कि बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, इनका प्रोडक्ट। तो कर दो, 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 4 इंटू 10 कितना हो गया 40, और 2 इंटू 15 कितना हो गया 30। ठीक है, फिर आपको चाहिए P1 Q0, यानी कि करंट ईयर का प्राइस P1 और बेस ईयर की क्वांटिटी Q0। तो ये रहा करंट ईयर का प्राइस P1, ये बेस ईयर की क्वांटिटी Q0। आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 8 32, 6 इंटू 10 60, 5 इंटू 14 70, और 2 इंटू 19 38। और लास्ट में हमें चाहिए P1 Q1, यानी कि करंट ईयर का ही प्राइस और करंट ईयर की ही क्वांटिटी P1 Q1। ये रहा P1, ये रहा Q1, तो निकाल दो P1 इंटू Q1। 4 इंटू 6 24, 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 10 50, और 2 इंटू 15 30। बस ये चारों वैल्यूज आपके पास आ गई। अब क्या करना है, इनका टोटल करना है, क्योंकि देखो सबका सिग्मा चाहिए, सिग्मा 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 सिग्मा, समेशन मतलब, या सिग्मा मतलब टोटल, तो इनका टोटल कर दो। अब जब टोटल बुक्स में दे रखे हैं तो वही से देख लेते हैं। P0 Q0 का टोटल आपको दे रखा है 160, जब आप करोगे तो आपका 160 आ जाएगा। P0 Q1 का दे रखा है, P0 Q1 का 107, P1 Q0, यानी ये जो कॉलम है इसका टोटल दिया हुआ है 200, मतलब आप करोगे जब इनको जमा तो 200 आ जाएगा। और लास्ट हमारा जो कॉलम है दैट इज P1 Q1, इसका टोटल जो गिवन है वो गिवन है 134 134। बस ये फॉर्मुला में यूज करने हैं। अब फॉर्मुला में लगाते जाओ, फॉर्मुला आपको याद ही होगा। लेस्पेयर का फॉर्मुला क्या था, लेस्पेयर ने Q0 को वेट माना था, तो फॉर्मुला था सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100। अब यहां पर सिग्मा P1 Q0 कितना है, यानी कि इसका टोटल 200, तो ऊपर आप रख दोगे 200। नीचे क्या चाहिए, टोटल ऑफ P0 Q0। अब P0 Q0 कहां है, ये रहा P0 Q0। इसका क्या चाहिए, समेशन, यानी कि टोटल। इसका टोटल कितना आया 160, तो नीचे आप क्या ले लोगे 160, मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, आपका आंसर आ जाएगा 125। तो लेस्पेयर मेथड के अकॉर्डिंग जो प्राइस इंडेक्स आया वो कितना आया 125, 125। यानी कहना चाहता है कि 1996 में 1995 की बजाय अगर हम कमोडिटीज के वेट्स को ध्यान में रखें, Q0 को वेट माने, तो प्राइसेस कितने परसेंट बढ़े हैं 25%, क्योंकि बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 मान के चलते। हाँ जी, तो चलिए लेस्पेयर का आंसर आपने निकाल लिया। अब इसी को करते हैं पाशे से सॉल्व। अब पाशे क्या बोलता है, पाशे बोलता है कि जो करंट ईयर की क्वांटिटी है Q1 उसको वेट मानो। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू में 100। तो अब P1 Q1 मतलब ये कॉलम, इसका क्या चाहिए आपको, टोटल कितना है 134, तो ऊपर लिख दोगे 134। और नीचे क्या चाहिए, नीचे चाहिए P0 Q1 का टोटल। P0 Q1 कौन सा कॉलम है, ये वाला, इसका टोटल कितना है 107, तो नीचे लिख दोगे 107 इंटू में 100। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। जब इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 125.23। इसको सोल्व करने पे आएगा 125.23, यानी पाशे के अकॉर्डिंग जो प्राइसेस बढ़े हैं वो बढ़े हैं 25.23%, अगर हम करंट ईयर क्वांटिटी यानी कि Q1 को वेट मान के चलें तो। ठीक है, अब सिमिलरली अगर तीसरा निकालना है, फिशर का निकालना है, तो फिशर का निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है। अब फिशर का निकालने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो जो लेस्पेयर का आंसर आया और पाशे का जो आंसर आया उन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन कर दो, तो उससे करोगे तो ऐसे निकालना पड़ेगा। लेस्पेयर का आंसर आया था 125 और पाशे का आंसर आया था 125.23 या 3, 125.23। तो ये लेस्पेयर हो गया, ये पाशे हो गया। ठीक है, तो हम इनका क्या कर देंगे, इनका अंडर रूट कर देंगे। तो इनका अंडर रूट कर दो, क्योंकि मुझे इनका ज्योमेट्रिक मीन करना है, और दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन मतलब उनका अंडर रूट। तो इससे भी आंसर आ जाएगा फिशर का। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले से निकालना है तो फॉर्मूला आपको पता है,
फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू पी। अब लेस्पर का फॉर्मूला आपको याद है ना, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, और पाशे का सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। और हमने ब्रैकेट से बाहर क्या लिया था, हमने ब्रैकेट से बाहर लिया था 100, क्योंकि 100 दो बार था, तो लेस्पर के फॉर्मूले में भी और पाशे की। तो ये फॉर्मूला फिशर का है। अब वैल्यूज डालोगे तो वही वैल्यूज है जो लेस्पर में डाली थी, ये रही सिग्मा P1 Q0, वो यहां से डालना कितना है 200, यहां 200 डालना। सिग्मा P0 Q0 तो वो कितना आएगा 160, यहां डालोगे आप 160। सिग्मा P1 Q1 ये कितना था 134, यहां लिखोगे 134। सिग्मा P0 Q1 यानी कि इसका टोटल 107, यहां लिखोगे आप 107। तो ये बनेगा ऐसा कुछ 200 अपॉन 160 इंटू में 134 अपॉन 107। ठीक है, अब इसका क्या कर दोगे, अंडर रूट, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई। अब चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा फिशर में। ठीक है, इससे भी आप करके देख सकते हो। तो फिशर के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 125.09, यानी फिशर कहते हैं कि जो प्राइसेस बढ़े हैं वो बढ़े हैं 25.09% से 1996 में एज कंपेयर टू 1995। बस दो ही मेथड्स रहते हैं, एक डॉर्बिशन बाउले और एक मार्शल, क्योंकि कैले का इसमें सवाल नहीं उठता, क्योंकि कैले में हमें क्या करना होता है, सिर्फ क्वांटिटी को ही वेट मानना होता है, उसमें बेस ईयर और करंट ईयर का फर्क नहीं होता। अब यहाँ तो हमें दो क्वांटिटीज दे रखी हैं, Q0 भी दे रखा है Q1 भी दे रखा है, तो उनकी नीड तो पड़ेगी नहीं मुझे, मतलब उसके अकॉर्डिंग मैं कैले को तो यूज कर नहीं सकता, तो कैले वाले के अलावा बाकी निकालते हैं। अब डॉर्बिश बाउले क्या कहता है, डॉर्बिश बाउले कहता है कि लेस्पियर और पाशे का अर्थमेटिक मीन कर दो। ठीक है जी, लेस्पियर का आंसर क्या आया था, लेस्पियर का आंसर आया था 125 और पाशे का आंसर आया था 125.23। बस इसको ये कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप पूरा निकालना चाहो तो आपको वैल्यूज याद हैं, ये सिग्मा, सॉरी मैंने वैल्यूज गलती से मिटा दी, चलो आपको वैल्यूज याद ही हैं। सिग्मा P1 Q0 आया था। अब पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, डॉर्बिश एंड बाउले का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 अपॉन में 2 इंटू में 100, ये फॉर्मूला है। अब सारी वैल्यूज आपको याद होंगी। ये P1 Q0 जो हमारा आया था, ना भी याद हो तो आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं, जो हमारी वैल्यू आई थी P1 Q0 आया था 200, याद करो लेस्टर में 200 रखा था यहाँ पे, और यहाँ क्या आया था P0 Q0 आया था हमारा 160। ठीक है, सिमिलरली P1 Q1 जो आया था, P1 Q1 आया था 134, तो यहाँ लिखोगे आप 134, और P0 Q1 आपका आया था 107, तो यहाँ लिखोगे आप 107 डिवाइड बाय 2 और इनटू में 100, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि फॉर्मूला जो मैंने आपको बताए थे, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यूज को आप पुट कर सकते हो। ठीक है, अब सिमिलरली मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, मार्शल वाला जो पार्ट है वो आप ट्राई करेंगे। मार्शल का फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं, फॉर्मूला क्या था, वैल्यूज आप खुद डाल के देखना आपका आंसर मैच करता है कि नहीं, वरना फिर आपको सेल्फ वर्क की आदत नहीं पड़ेगी। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला बता देता हूँ, वैल्यूज आप डालना। फॉर्मूला था सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 प्लस सिग्मा P0 Q0 पहले, वैसे तो आंसर सेम ही आएगा लेकिन फिर भी एक तरीका है फॉर्मूला लिखने का। तो मार्शल का फॉर्मूला ये था। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल के देखें, और किसका आंसर मैच नहीं करता कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, आंसर आपका मैच करेगा। ये फॉर्मूला कहां से आया आपको याद होगा, क्योंकि मार्शल ने कहा था कि जो वेट होता है वो क्या होता है Q0 प्लस Q1, तो फॉर्मूले में हमने रखा था सिग्मा P1 के साथ रखा था Q0 प्लस Q1, और नीचे सिग्मा P0 के साथ भी रखा था Q0 प्लस Q1 इंटू में 100। जब ब्रैकेट खोली तो ये फॉर्मूला बन गया था। देखो P1 Q0 P1 Q0 P1 Q1 P1 Q1 P0 Q0 P0 Q0 P0 Q1 P0 Q1 इंटू में 100। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है इसकी, इसकी, इसकी और इसकी, जो हमने भी निकाली थी कुछ देर पहले, उन चारों को रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा था वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का सारा बेसिक कंसेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्लीज आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है या आंसर मैच नहीं करता तो मुझे बताएं। आई वुड लव टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।